ये पेजेस हो गए डिस्ट्रीब्यूट। चलें स्टार्ट करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, सब खैर खैरियत से हैं जी? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? ये मुबीन बताना था। चलें सर सिलेबस के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जरा फर्स्ट पेज आपके पास है क्या, वो सामने रख लेना। एक पेज है वो जरा पहले सामने रख लें। मेजॉरिटी हजरात तो वही लग रहे हैं जो कॉस्ट में थे, तो एक्स्ट्रा भी हैं जो कॉस्ट में नहीं थे। जो हजरात कॉस्ट के क्लास में नहीं थे, कोई है F1 क्लास में? मेजॉरिटी तो फिर इसका मतलब कॉस्ट वाली है। चलें सर, ये जो F1 का सिलेबस है, ये तो आप कह रहे हैं जो आपने PRC में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ा, उसी की एक्सटेंशन है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 का जो सब्जेक्ट है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, उसी बेस पे आपने ये फर्दर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डिस्कशन बेसअप करनी है। आप पहले क्या पढ़ चुके हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? स्टार्ट आपने लिया था कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हो जाए तो उसको जर्नल एंट्री के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल एंट्री का मतलब सबको पता है सर? जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो जाता है, एक अकाउंटेंट उसे डेबिट क्रेडिट फॉर्म में अपने पास लिख लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर मशीनरी खरीदी है तो कैसे लिखेगा? मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट। तो बेसिक्स आपने जो पढ़नी है वो एज इट इज है, उसी से हमने आगे चलना है। तो आपने जब जर्नल एंट्री कर ली होती है तो उसके बाद फिर आप लेजर्स बनाते हैं, लेजर्स की बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग के रिजल्ट में लेजर्स में दो तरह के बैलेंसेस आ जाते हैं, आइदर देयर वुड बी अ डेबिट बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस। 5 मेन अकाउंटिंग हेड जरा जहन में लाएं, बताएं कौन सा होता है? एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस। नहीं, वो तो बेटा उसकी फर्दर एग्जांपल्स है ना। इनकम की एग्जांपल सेल, इनकम की और भी फिर रेंट इनकम, कमीशन इनकम। 5 मेन हेड्स। एसेट्स, अब एसेट्स की बहुत सी टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन मेन हेड्स कौन से हैं? एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, इनकम्स हैं, एक्सपेंसेस हैं और कैपिटल या इक्विटी है। इन 5 में से 3 चीजों के क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। डॉक्टर से बात तो नहीं कर रहा ना यार। और 2 चीजों के डेबिट बैलेंसेस होते हैं। किस किस के डेबिट बैलेंसेस होते हैं? एसेट्स और एक्सपेंसेस के डेबिट बैलेंसेस होते हैं, और इनकम्स, लायबिलिटीज और इक्विटी या कैपिटल जो भी आपने पढ़ा उसके क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। तो लेजर्स में जब बैलेंसेस आ जाते हैं तो फिर उन बैलेंसेस से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। डेबिट बैलेंसेस डेबिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंसेस क्रेडिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस में चले जाते हैं। वहां से फिर ट्रायल बैलेंस है, फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी, और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना लेते हैं। यहाँ तक ठीक है सर? तो अब इन चीज़ों को जरा जहन में रख के पढ़ें कि हमने FA1 में FAR1 में क्या पढ़ना है। इससे पहले चलें एक दो चीज़ें और मैं याद करा दूँ। फिर आपने कुछ IAS पढ़े हुए हैं, IAS 2 पढ़ा हुआ है। IAS क्या होता है? IAS
IAS 2 लोअर ऑफ कॉस्ट NRV इन्वेंट्री से रिलेटेड है, और एक आपने IAS 16 पढ़ा होगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वर्ड सुना होगा, डेप्रिसिएशन। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का आपको बस शायद 2 का ही आइडिया है। FA1 के सिलेबस में सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही आपने पढ़ने, और फिर आगे चलते जाएंगे तो FA2 में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मीन्स अब जितनी अकाउंटिंग आपने पढ़ ली इनिशियली, ये आपकी बेस बन गई है। इसी बेस पे आपने फर्दर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मीन्स जो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं वो अंडरस्टैंड करनी है। तो आ जाए ज़रा, आपके पास सबसे पहले एक ग्रिड बनी हुई है। ग्रिड की इस वक्त अभी ज़रूरत नहीं है, जो एरियाज हमने सिलेबस में कवर करना है उनका ज़रा कुछ नाम पढ़ लेना मेरे साथ, पेन हाथ में रखना ज़रा। सबसे पहले लिखा हुआ है IAS 1, प्लीज आने सर, प्लीज आने, पेजेस पूरा कर देना सब। लिखा हुआ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जब भी वर्ड बोला जाएगा आपके जहन में 5 कंपोनेंट्स आने चाहिए। कौन कौन सा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नाम की हद तक तो आइडिया होगा, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, और फिर एक नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होते हैं। ये मैं एब्रीविएशन फॉर्म में लिख रहा हूँ। SFP मींस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flow, या changes in equity में भी चला, statement of changes in equity, statement of cash flow, and notes to financial statements। आपने अपनी previous studies में statement of financial position और statement of comprehensive income बनाना तो कुछ सीख लिया है। इस नंबर 1 हेडिंग में जो फर्दर हमने चीज सीखनी है दैट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना आपने FA1 के सिलेबस में सीखना है। आपके सिलेबस में नंबर 1 अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम का आपको आइडिया है। जो नई चीज आपने सीखनी है दैट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है वो भी अब आपके सिलेबस में है, वो नंबर 2 में अलग लिखी हुई है। सेकेंड जो हेडिंग है उसका एक स्टैंडर्ड है IAS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अब डेफिनेटली ये स्टेटमेंट्स हैं क्या, बनेंगी कैसे, ये इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो नोट्स वर्ड है इसका भी आपने पहले आपको आइडिया नहीं होगा, तो नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या चीज़ें आती हैं, कैसे लिखी जाती हैं, ये भी अब आपके सिलेबस का पार्ट है। इन अदर वर्ड्स FA1 में जब हम अपनी डिस्कशन कंप्लीट कर लेंगे तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सारे कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं उसका आइडिया हो जाएगा। इनिशियली किस चीज़ का बस आइडिया आपको? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वैसे आइडिया है भी कि नहीं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का जरा फॉर्मेट जरा बताएं क्या होता है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सबसे ऊपर एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स, आगे नहीं यार, नहीं यार, इक्विटी एंड लायबिलिटीज या कैपिटल एंड लायबिलिटीज, उसमें फिर कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे होती है? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस, प्लीज माइनस ड्राइंग्स, कैपिटल कैलकुलेट होता है। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, तो सबसे पहले एसेट्स आते हैं, उसका टोटल हो जाता है करंट नॉन करंट एसेट्स का। फिर इक्विटी एंड लायबिलिटीज में पहले इक्विटी की कैलकुलेशन होती है, और फिर लायबिलिटीज भी नॉन करंट और करंट में डिवाइड हो जाती हैं। वर्ड्स तो सुने हुए ना प्लीज। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। आगे आगे अदर इनकम, एडमिन, सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह। तो होपफुली ये तो आपने बना ली हैं चीजें, लेकिन फर्दर आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पॉइंट 1 में, और नोट्स कह रहे हैं पॉइंट 1 में जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है ये अलग मेंशन भी हुई है सिलेबस में। तो इन अदर वर्ड्स आपके सिलेबस में जो तो कंपोनेंट्स नहीं भी थे पहले, वो अब FA1 में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। ठीक है प्लीज। अब डेफिनेटली बनेगी कैसे, ये तो एक लंबी लंबी बहस है, हफ्ता 2 हफ्ते में भी लग जाए, तो वो इंशाल्लाह पर डिस्कस करेंगे। देन नंबर 2 में IAS 7 आ गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, मेरी बात में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नंबर 3 पढ़े, बल्कि एक नज़र पहले अगर आप पूरा सिलेबस देखें तो ये सवाए नंबर 9 के सारे, नंबर 9 के नहीं 11 के सारे IAS लिखे हुए हैं। बल्कि सबसे पहले तो IAS का जरा मीनिंग कहीं लिखना जरा। असल में एक टर्म यूज होती है IFRS,
इट इज एन एब्रीविएशन ऑफ, बोले बोले आइडिया होगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। जितनी भी अकाउंटिंग आप पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे, ये सारी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बेस पे, मींस ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो ग्लोबली जहां भी अकाउंटिंग होगी वहां यूज किए जाते हैं। तो मेन असल में टर्म है IFRS। अगर आप स्टैंडर्ड्स की बुक परचेज करेंगे तो उसके बाहर जो हेडिंग लिखी होगी दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, और उसकी एक एब्रीविएशन है IFRS। लेकिन जब वो बुक ओपन करेंगे आप तो उसमें दो तरह के स्टैंडर्ड्स या दो तरह के रेफरेंस से स्टैंडर्ड्स नजर आएंगे। कुछ स्टैंडर्ड्स IAS के रेफरेंस से भी हैं और कुछ स्टैंडर्ड्स IFRS के रेफरेंस से भी हैं। लेट मी कंप्लीट प्लीज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। ये जरा आवाज को जरा अभी स्पीकर जरा देखना होगा, इधर से ही होगा मसला। ये चार्जिंग नहीं है इसकी। अगर इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बुक परचेज की जाए तो उसके बाहर जो हेडिंग होती है दैट इज IFRS, उसकी एब्रीविएशन है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। लेकिन उस बुक को अगर ओपन किया जाए, ये आपको समझ आया, ये जो मैंने बुक का है वो 5-6 बुक्स हैं, मैंने तो थोड़ा रखा है, उसे अगर ओपन करें तो उसमें लेकिन कुछ स्टैंडर्ड्स मिलेंगे IAS के नाम से, IAS1, IAS2, IAS7, IAS16। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो IFRS1, IFRS2। तो डिफरेंस बड़ा सिर्फ ये है कि तकरीबन आज से 10-15 साल पहले तक जो स्टैंडर्ड्स थे वो पहले IAS के नाम से बना करते थे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और उसके बाद जो पिछले 10-15 सालों में स्टैंडर्ड बन रहे हैं या जो अब बन रहे हैं, अब उनकी जो नंबरिंग है वो IFRS 1, 2, 3, 4 हो गई है। इन अदर वर्ड्स वो पुराने स्टैंडर्ड्स जो अभी तक एप्लीकेबल हैं, क्या बोला मैंने, जो पुराने स्टैंडर्ड्स अभी तक एप्लीकेबल हैं वो IAS के नाम से चल रहे हैं, और जो नए स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं किसी पुराने स्टैंडर्ड के खत्म होने की वजह से या किसी नई डेवलपमेंट की वजह से, नए स्टैंडर्ड के आ जाने से, वो अब IFRS के रेफरेंस से बनते हैं। कलेक्टिवली अगर दोनों स्टैंडर्ड्स को इकट्ठा बोलना हो, चाहे पुराने या चाहे नए, तो इकट्ठा करके बोला जाता है IFRS या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। लेकिन उस बुक में जो अभी तक पुराने स्टैंडर्ड्स एज इट इज चल रहे हैं या जो नए स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं, उनके फिर जरा सेग्रीगेशन रखने के लिए पुराना और एक नया नाम का सिर्फ कॉन्सेप्ट है। इन अदर वर्ड्स अगर आप अपना सिलेबस देखें तो आपके सिलेबस में अभी कोई नया स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है। आप जरा देखें आपके पास कोई IFRS की नंबरिंग से नहीं है। वो जो IFRS नंबर की नंबरिंग के स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके सिलेबस में FA2 लेवल पे आएंगे और फिर आगे आएंगे। तो जो पुराने स्टैंडर्ड्स हैं वो किस रेफरेंस से हैं, IAS, और जो नए स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन अगर इकट्ठा बोलना हो कि ये क्या है तो नया नाम ही बोला जाता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। लेकिन जस्ट अगर IAS बोला जाए तो ये किस चीज की एब्रीविएशन है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और IFRS वही है जो मैंने ऊपर लिखा था। तो IFRS जो टर्म यूज होती है वो फिर पुराने स्टैंडर्ड्स IAS के रेफरेंस से भी जो स्टैंडर्ड है उनके लिए भी यूज होती है, और जो नए स्टैंडर्ड IFRS 1, 2, 3, 4, 5 ये भी 17-18 तक चले गए। तो इन स्टैंडर्ड्स को और पुराने नए स्टैंडर्ड्स को इकट्ठा करके IFRS कहा जाता है। और अगर IAS के नाम से कोई स्टैंडर्ड आपके सामने आ जाए तो वो सिंपली बस इस तरह से इतना ज़हन में रखना सफिशिएंट है कि ये वो पुराने स्टैंडर्ड्स हैं जो अभी तक एप्लीकेबल हैं। तो इतना सब मेरे ख्याल इसी पेज के नीचे जगह वहीं चाहे नोट कर लें, थोड़ा सा अगर आइडिया हो तो अच्छा। अब ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये पूरी दुनिया के जो अकाउंटेंट्स हैं उनकी एक बॉडी है, वो IASB के नाम से। उस बॉडी में पूरी दुनिया के अकाउंटेंट्स की रिप्रेजेंटेशन है। वो लोग वो अकाउंटेंट्स फिर बैठ के डिसाइड करते हैं कि किस एरिया का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होना है। लाइक फॉर एग्जांपल जिसने आपने IS2 पढ़ा है, इन्वेंट्री का ट्रीटमेंट कैसे होना है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अगर किसी बिजनेस में है तो उसका ट्रीटमेंट IS16 में लिखा हुआ है। तो इसी तरह बाकी जितने अकाउंटिंग के एरियाज हैं उनकी कैसे अकाउंटिंग होनी है,
یہ دنیا میں جو اکاؤنٹنٹس ہیں ان کی ریپرزنٹیشن ہے ایک بورڈ میں، وہ بورڈ پہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کیا ہونا چاہیے، اور وہ پھر جو اسٹینڈرڈس بناتے ہیں وہ پھر اکاؤنٹنٹس گلوبلی اس لیے پڑھتے ہیں ایک جیسا تاکہ دنیا میں کہیں بھی اکاؤنٹنٹ ہو تو وہ اگر انوینٹریز ہیں تو اس کا ٹریٹمنٹ ویسے ہی کرے جس طرح پاکستان میں ہو رہا ہے، جس طرح یورپ میں ہو رہا ہے، پراپرٹی پلانٹ اکوپمنٹ کا ٹریٹمنٹ، تاکہ دنیا میں کہیں بھی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اگر ہوں تو کسی ایک اکاؤنٹنٹ کی بنی ہوئی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو دوسرا اکاؤنٹنٹ بھی آرام سے پڑھ کے سمجھ سکے. اینی کنفیوژن ان مائی ورڈس؟ بارے ڈسکس آف جسٹ ایک انٹروڈکشن آئیڈیا ہونا چاہیے، باقی اس کی فردر ڈیپتھ میں آپ کو فی الحال جانے کی ضرورت نہیں ہے. نوٹ اگر کر لیا تو بتا دیجیے گا. جی ٹھیک ہے بیٹا آن لائن اسٹوڈنٹس. اینی باڈی رائٹنگ کی پلیز؟ ٹھیک ہے جی سر، ہم بات کر رہے تھے آئی ایس 1 میں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی پریزنٹیشن، نمبر 2 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آئی ایس 7 کس کا جی؟ اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو. اسی طرح پھر ایک آئی ایس 8 ہے، اس میں 3 چیزیں ہیں: اکاؤنٹنگ پالیسیز، اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس اینڈ ایررز. 3 چیزیں ہائی لائٹ ہی کر لیں، انڈر لائن کر لیں. اب یہ چیزیں آپ کے لیے نہیں ہیں. اکاؤنٹنگ پالیسی کیا ہے یہ آپ نے ورڈ شاید سنا ہو لیکن ڈیٹیل میں بھی آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا. ایررز بھی آپ کو بھی آئیڈیا نہیں ہوگا. ایسٹیمیٹس کا تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہے. ذرا آئی ایس 16 سے ان میں لایا ذرا. اگر آپ نے کوئی مشینری خریدی ہے، اگر کوئی مشینری پرچیز کی ہے تو اس کی پھر آپ نے ڈیپریسیشن چارج کرنی ہے. ڈیپریسیشن اگر چارج کرنی ہے تو یوزفل لائف کا پتہ ہونا چاہیے. یوزفل لائف ایسٹیمیٹ کرنی پڑتی ہے. ڈیپریسیشن کب شروع کرتے ہیں؟ when the asset is available for use. مشین اب آپ نے لے لی ہے، اس کی لائف کیا ہے؟ ایگزیکٹلی تو تبھی پتا چلے گی جب یوز ہو جائے گی، لیکن ہم نے تو ساتھ ساتھ ڈیپریسیشن چارج کرنی ہے، اس لیے ہم ایک ایسٹیمیٹ کریں گے ڈیفینیٹلی بیسڈ آن پرائر ایکسپیرینس کہ پرانی جو مشین تھی وہ کتنا عرصہ چلی، یا کوئی سپلائر سے آئیڈیا لیں گے. لیکن یوزفل لائف ایگزیکٹ ایکچوئل لائف نہیں ہوتی ہے، یہ ایک ایسٹیمیٹ ہوتا ہے. بٹ ڈیفینیٹلی اٹ شوڈ بی اے ریزنیبل، اٹ شوڈ بی اے گڈ ایسٹیمیٹ. پھر اسی طرح ایک ریزیڈول ویلیو کا کانسیپٹ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ پیسے جو اینڈ میں ملنے ہوتے ہیں، تو وہ بھی کتنے ملیں گے وہ تو تبھی پتا چلے گا جب بیچیں گے، لیکن وہ بھی شروع میں ایک اندازہ لگایا جاتا ہے، کچھ ایسٹیمیٹس کرنے پڑتے ہیں. تو 2 میں نے ایسٹیمیٹس جیسا آپ کو ویسے ہی یاد کروائے، لیکن اگر ان ایسٹیمیٹس میں بعد میں چینج ہو جائے، وہ آپ کے پہلے سلیبس میں نہیں تھا، کیا چینجنگ سرکمسٹانسز میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا اندازہ جو آپ نے پہلے سے لگایا ہے وہ ڈفرینٹ ہو جائے؟ فار ایگزامپل آپ کا خیال تھا کہ مشین نے 10 سال یوز ہونا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد پتا چلا نہیں 10 سال نہیں ہو سکے گی، میں بھی زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے. تو اگر ایسٹیمیٹس میں چینج آ جائے تو پھر اس کی کاؤنٹنگ کیسے ہوتی ہے؟ وہ اس آئی ایس 8 میں ہے. پالیسی چینج ہو جائے اس کا ٹریٹمنٹ کیسے ہوتا ہے؟ اسی طرح پھر ایررز ہو جاتے ہیں. ایز این اکاؤنٹنٹ ڈیفینیٹلی ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کبھی بھی اکاؤنٹنگ کرتے ہوئے کوئی مسٹیک نہ ہو، لیکن اکاؤنٹنٹ بھی ایک انسان ہے. انسان ہے سر، تو انسان مسٹیک کر سکتا ہے. تو اگر فار ایگزامپل فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بناتے ہوئے کوئی ایرر ہوا اور اس وقت ڈسکور نہیں ہوا اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بن کے ایشو بھی ہو گئی، اور سبسیکوینٹلی 1-2 سال بعد کبھی دوبارہ پرانا ریکارڈ سامنے آیا اور پھر وہ اگر پچھلے سالوں کا ایرر اگر آئیڈینٹیفائی ہو جائے تو پھر اس کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے؟ تو یہ بھی آئی ایس 8 کے اسکوپ میں ہے. تو 3 چیزیں آئی ایس 8 میں انشاءاللہ پڑھیں گے. نمبر 1 پالیسیز، نمبر 2 بولے دیکھ کے ایسٹیمیٹس اور اس میں پھر چینج اگر ہو جائے، اور نمبر 3 ایررز اگر ہو جائیں. کیا اگر ایرر ڈسکور ہو جائے تو اس کو پھر ٹھیک کر لینا چاہیے، لیکن اگر وہ پچھلے سالوں میں ہو تو پھر اس کو کیسے ٹھیک کر لینا چاہیے، وہ انشاءاللہ پھر ہم اس آئی ایس 8 میں ڈسکس کریں گے. نمبر 4 آئی ایس 16 ہے. آئی ایس 16 میں پراپرٹی پلانٹ اکوپمنٹ، یہ تقریباً آپ کہہ لیں آپ نے ہاف سا اسٹینڈرڈ پہلے پڑھا ہوا ہے. شاید آپ نے ورڈ سنا ہو، ایک کاسٹ ماڈل ہوتا ہے اور اس کے اگینسٹ ایک اور ریویلیوشن ماڈل بھی ہوتا ہے. میرا خیال ہے شاید نہیں سنا ہوا. آپ نے شاید پہلے سمپلی یہ پڑھا ہوگا کہ اگر کوئی ایسٹ خریدا ہے تو انیشلی اسے کاسٹ پہ ڈیبٹ کریں. یہ تو سنا ہوا نا یار. مشینری خریدی ہے تو اسے کتنے پہ ڈیبٹ کریں؟ جو اس کی کاسٹ ہے. کاسٹ کسے کہتے ہیں؟ صرف پرچیز پرائس نہیں، اگر کوئی کیریج انورڈز ہے، کوئی انسٹالیشن کاسٹ ہے، کیپٹلائز کرتے ہیں اسے. تو انیشلی ایک ایسٹ کو کاسٹ پہ کیپٹلائز کریں اور دین ڈیپریشیٹ کریں.
आपने पहले बस इस तरह का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, लेकिन एक रिवैल्यूएशन मॉडल भी होता है। तो इन अदर वर्ड्स IAS 16 का एक माइनर सा पोर्शन आपने पहले पढ़ लिया हुआ है, लेकिन जो उसका बाकी हिस्सा है वो इंशाल्लाह हम फिर 1 के सिलेबस में डिस्कस करेंगे कि असल में देयर आर 2 मॉडल्स, एक कॉस्ट मॉडल है और फिर एक रिवैल्यूएशन मॉडल है। इन अदर वर्ड्स कुछ पहले आपको आइडिया है, लेकिन ज़्यादातर ये स्टैंडर्ड, ये ज़्यादा मेजर इसका जो हिस्सा है वो FA1 ही के सिलेबस में है। नंबर 5 जस्ट एक आपको आइडिया दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा कम से कम टॉपिक्स के नाम ही हमारे जहन में रह जाए। नंबर 5 देखें जी क्या है, एक IAS 20 है, आगे पढ़ें, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स है, गवर्नमेंट ग्रांट्स का वर्ड अंडरलाइन करना है, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स है, और फिर इसके कुछ डिस्क्लोजर्स हैं। ये पेजेस पूरे कर दें जो भी लोग आ रहे हैं। ये है आपके पास पेज? नहीं, ये जो 2 हज़रात भी हैं आपके पास बेटा है जी। गवर्नमेंट ग्रांट्स डेफिनेटली डिटेल की बात तो कभी करेंगे। कोई डिफरेंस होगा अगर आपके सामने मैं 2 वर्ड्स बोल लूँ, लोन या ग्रांट? जस्ट एक जितने भी अकाउंटेंट बन गए आप, लोन किसे कहते हैं? नहीं, उसके ऊपर इंटरेस्ट से पहले लोन की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि आपने उसे वापस करना। लोन एक क्या है? एक लायबिलिटी है। लोन की पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है, अगर 5 लाख लोन है, ये पैसे मिल तो जाएंगे लेकिन इसे रीपे करना है, और डेफिनेटली विद इंटरेस्ट रीपे करना है, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना है। तो लोन एक लायबिलिटी है जिसे रीपे किया जाता है। अगर आपके सामने लेकिन इसकी जगह वर्ड बोला जाए ग्रांट, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए? ये रीपेबल नहीं होता। अगर ये रीपेबल ही है तो फिर वर्ड ग्रांट की कोई सेंस नहीं है। तो समटाइम्स गवर्नमेंट अगर कोई नया बिजनेस सेक्टर हो, गवर्नमेंट अगर ये चाहती है कि मुल्क में तो किसी बिजनेस सेक्टर में लोग इन्वेस्ट करें, तो इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट फिर कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे देती है। फॉर एग्जांपल आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक ट्रेंड आ रहा है कि जिससे पोल्यूशन भी नहीं है, फिर पेट्रोल की कंजम्पशन भी खत्म हो सकती है, कम हो सकती है। जो मुल्क पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं उनको फिर डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती है, तो डॉलर्स में पेमेंट करने की वजह से मुल्क में बहुत ज़्यादा बर्डन होता है फॉरेन करेंसी का। इस तरह के वर्ड सुने होंगे आप लोगों ने। अब अगर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लोग गवर्नमेंट चाह रही है कि इन्वेस्टर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्वेस्ट करें, तो उनको इनकरेज करने के लिए कि आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो फॉर एग्जांपल हम जितनी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उसका 50% या उसका 20% आपको ग्रांट के तौर पे देंगे, ताकि आपका बिजनेस कम कैपिटल से भी और कुछ हमारे पैसों से भी इस्टेब्लिश हो सके। तो अगर इस तरह की गवर्नमेंट की कोई स्कीम है तो हम अकाउंटेंट्स उसे कैसे अकाउंट फॉर करेंगे, इंशाल्लाह इस टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे। वैसे आप बताएंगे अगर कोई ग्रांट मिली है तो उसकी क्या एंट्री करेंगे? ट्राई सर, ग्रांट मिली है, पैसे आ रहे होंगे, जा रहे होंगे? पैसे आ रहे होंगे, कैश डेबिट हो जाएगा। और ग्रांट क्या क्या क्रेडिट? नहीं, गवर्नमेंट ग्रांट किस नेचर का हेड बनेगा? कोई लायबिलिटी होगी या कोई इनकम होगी? इनकम होगी। अगर तो पैसे वापस ही करने हैं फिर वर्ड ग्रांट तो होना ही नहीं चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने कहा जी पैसे ले लें लेकिन वापस करने हैं, तो जितना मर्जी खूबसूरत नाम लगा दें, एट द एंड ऑफ द डे वो सिंपली लोन है। और अगर कोई आपसे कहे जी ये पैसे ले लें लेकिन वापस करने, लेकिन है ग्रांट, तो क्या भाईजान ये ग्रांट वर्ड रहने दें, मैं से वही समझ लेता हूँ जो है। ये ग्रांट तभी वर्ड होगा जब ये पैसे आपने रीपे नहीं करने। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस रखी हैं, गवर्नमेंट ने ये कंडीशन रखी है कि आपने 5 साल फिर बिजनेस करना भी है, ये ना हो कि हम पैसे दें, आप पैसे लें और बिजनेस बाइंड अप करके। तो अगर गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशन रखी है और आप वो कंडीशन मीट नहीं करेंगे तो हो सकता है ग्रांट रीपेबल हो जाए, लेकिन बाय डिफॉल्ट ग्रांट रीपेबल होती नहीं है। लेकिन अगर कुछ कंडीशंस के साथ अटैच है और आप वो कंडीशंस फुलफिल नहीं करेंगे तो देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि आपको वो ग्रांट रीपे करनी पड़ जाए। और अगर वो करनी पड़ जाएगी फिर क्या होगा? तो वो इंशाल्लाह नहीं, वो डेफिनेटली फिर लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। तो वो लेकिन इसका जो फाइनली ट्रीटमेंट वगैरह है वो हम फिर, क्योंकि ग्रांट एसेट्स की फॉर्म में भी हो सकती है, गवर्नमेंट ने आपको लैंड दे दी है या आपको मशीनरी दे दी है, ये भी हो सकता है अदर देन कैश ग्रांट मिल जाए। तो हाउ टू अकाउंट फॉर इन ऑल सिचुएशंस, ये फिर IAS 20 में ट्रीटमेंट बताया हुआ है। ये उसी तरह जिस तरह IAS 2 दोबारा जहन में लाया, IAS 2 किस चीज का ट्रीटमेंट बताता है? IAS 2 सर इन्वेंट्रीज, क्या प्रिंसिपल है? इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट
lower of cost NRV. And how to measure the cost? You can use either FIFO और weighted average. तो अब अगर इन्वेंट्री है तो IS2 अप्लाई करेंगे, अगर आपकी कंपनी को कोई ग्रांट मिल गई है तो आप IS20 अप्लाई करेंगे। तो फिर IS20 खोलेंगे, उसमें जो लिखा है उसे अप्लाई करेंगे। तो अभी हमने उसे खोला नहीं है, उसके अंदर जो मिलेगा इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे, उसके अंदर क्या क्या हो सकता है। जस्ट मैं आपको एक शायद आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो आगे। देन नेक्स्ट बताएं जी, कौन सा स्टैंडर्ड लिखा हुआ है? IS23 किस चीज से डील कर रहा है? बोरिंग कॉस्ट का मतलब आप बताइएगा, मुझे सिर्फ बोरिंग का मीनिंग बताएं। बोरिंग लोन है, सोच लेते रखें। बोरिंग उधार, लोन, लोन क्या है? नहीं मतलब वो भी तो नहीं, उधार क्या है? उधार लोन है, लोन बेटा नहीं नहीं मतलब लोन क्या है सर? लोन लाइबिलिटी है, बोरिंग क्या है? लाइबिलिटी है। नहीं, उधार लिया है, लाइबिलिटी है। उधार की वजह से कॉस्ट भी इंकर होती है, इंटरेस्ट की बात हो रही। बोरिंग कॉस्ट सिंपली मींस, देखें जरा, इंटरेस्ट इनकम की बात हो रही, इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात हो रही। वो कौन सा खर्चा है जो बोरिंग की वजह से होता है? इंटरेस्ट। अगर आप लोन लेंगे तो कौन सी कॉस्ट इंकर होगी? प्लीज यार, मुश्किल की बात है। तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट? अगर आपसे पूछूं, इंटरेस्ट एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ बोरिंग कॉस्ट? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, चला गया कैश तो कैश क्रेडिट, और अगर नहीं भी गया तो पेबल क्रेडिट। अगर इंटरेस्ट इंकर हो गया, फॉर एग्जांपल आपने बैंक से लोन लिया, लेट्स से 10 मिलियन लोन लिया, 2 महीने गुजर गए, तो 2 महीने का इंटरेस्ट भी होगा, फिर टाइम बेसिस पे इंटरेस्ट होगा। तब उस 2 मंथ्स का इंटरेस्ट जो लोन की अमाउंट पे आप कैलकुलेट करेंगे, वो अगर पे हो गया तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, और अगर अभी पे होना है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट। अक्रूवल बेसिस पे एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन भी है, इंटरेस्ट समटाइम्स एक्सपेंस आउट होने की बजाय कैपिटलाइज हो जाता है। एक्सपेंस आउट का क्या मतलब हुआ? एक्सपेंस रिकॉर्ड होने की बजाय, क्या बोला आगे मैंने? कैपिटलाइज का मतलब क्या है? नहीं, इन वर्ड्स का मीनिंग आइडिया है आप लोगों को? अगर मैं आपसे कहूं कि यार ये 2 लाख रुपया कैपिटलाइज करना है, इसका क्या मतलब हुआ? इसे प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएं या इसे एसेट की कॉस्ट में ले जाएं? इसे एसेट की कॉस्ट में ले जाएं। इंस्टॉलेशन कॉस्ट, मशीनरी की इंस्टॉलेशन कॉस्ट एक्सपेंस्ड आउट होती है या कैपिटलाइज होती है? तो व्हाट इज द मीनिंग कैपिटलाइज? एसेट की कॉस्ट में ले जाना। एंड व्हाट इज द मीनिंग एक्सपेंस आउट? प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाना, प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाना। तो इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, होपफुली इसका तो आपको आइडिया है। लेकिन अगर किसी क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड, अब ये क्वालिफाइंग एसेट डिटेल बहस है, वैसे जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। अगर ये आपने फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग बना रहे हैं और उस बिल्डिंग को बनाने के लिए लोन लिया है, तो फिर जो देन उसका रिलेटेड इंटरेस्ट होता है वो इमीडिएटली फिर एक्सपेंस आउट नहीं होता, वो फिर कैपिटलाइज हो जाता है। तो ये चीज़ आपने पहले नहीं पढ़ी हुई, तो ये इंशाल्लाह IS23 में डिस्कस करेंगे कि बोरिंग कॉस्ट नॉर्मली तो एक्सपेंस रिकॉर्ड होती है, लेकिन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस ये कैपिटलाइज भी हो सकती है। फिर वो कैसे होती है, क्यों होती है, ये फिर IS23 में लिखा हुआ है। इन अदर वर्ड्स, अगर कोई कंपनी लोन ले ले और लोन पे इंटरेस्ट इंकर हो रहा है, तो वो कौन सा स्टैंडर्ड खोल के देखेगी कि अब क्या करना है? वो IS23 खोलेगी और देन डिसाइड करेगी कि इस इंटरेस्ट का क्या होना है। अगर ये किसी एसेट से रिलेटेड नहीं है तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस डेबिट होना है, और अगर एसेट से रिलेटेड है तो फिर उसमें गाइडेंस दी हुई है कि कितना कैपिटलाइज होना है, कब तक कैपिटलाइज होना है, और फिर कैसे कैपिटलाइज होना है। ठीक है, मेरी बात को समझ आ रही है? मीन्स उसे जब भी अब ये जो डिफरेंट एरियाज लिखे हुए हैं, इनसे रिलेटेड कोई अकाउंटिंग प्रॉब्लम आएगी तो हम एज एन अकाउंटेंट वो स्टैंडर्ड खोलते हैं, और देन उसमें जो लिखा होता है वो ट्रीटमेंट हमें आइडिया होना चाहिए। एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट चलें। नंबर कौन सा आ गया? नंबर 7 आ गया ना यार। कौन सा स्टैंडर्ड रेफरेंस है? I16 किस, सॉरी 36 किससे डील कर रहा है? अब ये बेटा बिल्कुल नई चीज है, मेरा ख्याल इस वक्त मेरे लिए भी जरा इस लेवल पे आपको समझाना भी डिफिकल्ट होगा,
ये वैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से ही रिलेटेड, एक तो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है, डेप्रिसिएशन का तो पता है ना सबको, व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन? प्लीज सुना दीजिएगा यार, प्लीज सुना दीजिए, व्हाट इज द डेप्रिसिएशन डबल एंट्री सर? तो जिस तरह एक डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है, उसी तरह एक इम्पेयरमेंट का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये क्या है ये इंशाल्लाह IS 36 में डिस्कस करेंगे। फिर एक नंबर 8 में लिखा हुआ IS 40, एक है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ऊपर जो था नंबर 4 में, यहाँ लेकिन वर्ड लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जरा वापस जाए नंबर 4 पे, जरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अगर वर्ड आपके सामने बोला जाए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सर अभी से सर, अभी तो शुरू हो रहा है, अभी से थकावट, या मुझे देखते ही थकावट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अगर आपके सामने वर्ड बोला जाए तो ये किन एसेट्स के लिए ये वर्ड बोला जाता है? वो तो बड़ा इंटरचेंजेबल वर्ड है ना मैडम, नॉन करंट एसेट भी इसे कहते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी इसी के लिए है, शायद आपने फिक्स्ड एसेट वर्ड सुना हो, टेंजेबल भी सुना हो, कि किन एसेट्स के लिए वर्ड है। या चलें और थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, आपके सामने अगर वर्ड बोला जाए तो इन्वेंट्री, तो क्या मतलब इन्वेंट्री? नहीं वो करंट एसेट है, वो तो ओके है, कौन सी चीजें इन्वेंट्री में आएंगी? हाँ जी असल में जो चीज आपने खरीदी है ताकि आप बेच सकें, जो चीजें आपने इसलिए खरीदी हैं कि आपने उन्हें सेल करना है, अगर वो बच जाए तो वो आपकी इन्वेंट्री है या स्टॉक है। साल के एंड में बची हो तो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, और वही जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है नेक्स्ट पीरियड के स्टार्ट पे ओपनिंग इन्वेंट्री। ये स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही चीज है, ना परेशान ना हो, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, एक इंटरचेंजेबल वर्ड है, लेकिन किन चीजों के लिए वर्ड है? ऐसी चीजें जिन्हें आपने बेचना है। लेट्स अज्यूम आपने एक एसी ली है, लेकिन आपने इसे इस्तेमाल करना है, इज इट एन इन्वेंट्री? नहीं, एसेट तो बेटा इन्वेंट्री भी एसेट ही है, डेटर भी एसेट है, रिसीवेबल भी एसेट है, कैश भी एसेट है, तो एसेट तो ओके है, इज इट एन इन्वेंट्री? लेकिन अगर आपका एयर कंडीशनर्स बना के बेचने का या एयर कंडीशनर्स खरीद के बेचने का बिजनेस है, तो अब ये जो एयर कंडीशनर्स बचे होंगे आप इसे IS2 में इन्वेंट्री के स्टैंडर्ड में मेजर करेंगे। लेकिन यही एसी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बन जाएगा अगर आपने इसे यूज के लिए खरीदा है। गाड़ी बताएं, इन्वेंट्री है या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है? अगर आप गाड़ियां बना के बेचने का बिजनेस कर रहे हैं, गाड़ियां आपके पास पड़ी हैं बेचने के लिए, तो आप IS2 अप्लाई करेंगे। लेकिन आपने गाड़ियां अगर इस्तेमाल के लिए खरीदी हैं तो फिर आप IS 16 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। बिल्डिंग ली है आपने, अगर बिल्डिंगें बना के बेचना बिजनेस है तो यू विल यूज IS2। लेकिन अगर बिल्डिंग इस्तेमाल के लिए, फैक्ट्री के लिए है या हेड ऑफिस के लिए है, तो आप IS 16 अप्लाई करेंगे। तो समझ आ रही मेरी बात? अब आए नीचे नंबर 8 पे जो पहुंचे थे हम, यहाँ लिखा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये वो प्रॉपर्टीज हैं, डेफिनेटली थोड़ा जस्ट एक आइडिया दूंगा अभी। अगर आपने एक बिल्डिंग इसलिए बनाई है ताकि आप उसे रेंट आउट करें, आप उसे रेंट पे दें, या बिल्डिंग आपने इसलिए खरीदी है ताकि उसकी प्राइस बढ़ जाए तो उसे बेच दें, तो देन फिर आप IS 16 यूज नहीं करेंगे, फिर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाती है। तो ये सिर्फ यूज, अगर आपने बिल्डिंग्स बनाई है बेचने के लिए, कौन सा स्टैंडर्ड लगाएंगे? IS2। अगर आपने बिल्डिंग खरीदी है या बनाई है इस्तेमाल के लिए, लेकिन अगर आपने बिल्डिंग इसलिए बनाई है ताकि उससे रेंट कमाएं, तो आप यूज करेंगे IS 40। तो अगर फॉर एग्जांपल कुछ सिनेरियो हम कर रहे होंगे तो हम डिसाइड ये करेंगे कि ये प्रॉपर्टी का करना क्या है, ये किस पर्पस के लिए, और अकॉर्डिंगली फिर स्टैंडर्ड डिफाइन होगा, और फिर जो उस स्टैंडर्ड में उसका ट्रीटमेंट बताया हुआ है वो अकॉर्डिंगली हम यूज करेंगे। तो इन अदर वर्ड्स ये IS 40 आप लोगों के लिए नई चीज है, लेकिन पर्पस अगर पता चल जाए तो फिर वो रेलिवेंट स्टैंडर्ड जो अप्लाई होना चाहिए वो हो सकता है। कुछ बात मेरी क्लियर होगी?
फिलहाल IAS 40 इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं खुद इंशाल्लाह बात आएगी डिटेल में डिस्कस करेंगे। कम से कम ये जो मैंने IAS 2 और IAS 16 का डिफरेंस बताया, ये सबको क्लियर है प्लीज? ये मोबाइल जो खरीदे हैं आपने, आपके लिए क्या है ये? आप IAS 16 यूज करें आपने इस्तेमाल के लिए, लेकिन जो मोबाइल बेच रहा है उसके लिए इन्वेंट्री है। लेकिन अगर आपने भी मोबाइल इसलिए खरीदे हैं ताकि आप उसे बेचें, तो आपके लिए भी वो इन्वेंट्री हो सकती है। तो इट डिपेंड्स कि आपने यूज के लिए एसेट खरीदा तो IAS 16 है, और अगर इस बेचने के लिए है तो IAS 2 है। बाकी IAS 40 में जो बात हुई है वो इंशाल्लाह बाद में फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद एक थ्योरेटिकल छोटा सा टॉपिक भी अपने सिलेबस में है, पॉइंट नंबर 9 में एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क लिखा हुआ है। कुछ बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े होंगे, कभी अक्रूवल कॉन्सेप्ट वर्ड सुना, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं सारे जो थ्योरेटिकली थोड़ा सा आपको आइडिया होगा, उनकी तरफ फर्दर कुछ डिटेल है इस पॉइंट नंबर 9 में। और इससे अगले जरा सेंटेंस में रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स जो वर्ड लिखा हुआ ना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वही 5 एलिमेंट्स हैं जो मैं अभी आपको पहले गिनवा रहा था। ऊपर जाए नंबर 1 में, एक तो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स 5। नंबर 1 में कौन से कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? वो तो वो स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह वगैरह। लेकिन जब अगर वर्ड आपके सामने बोलो ना एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ये भी 5 है, लेकिन ये 5 वो मेन हेड्स हैं। कौन से? एसेट्स। तो अगर वर्ड बोला जाए एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वी आर टॉकिंग अबाउट एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस, एंड 5वां इक्विटी पढ़ा हुआ है या कैपिटल पढ़ा हुआ है? या स्लैश करके लिख लो। तो अगर बोला जाए कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो ऊपर नंबर 1 में 5 कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और अगर एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोला जाए, तो ये फिर एसेट्स लायबिलिटीज वगैरह की बात हो रही है। दोनों हैं 5-5 ही, लेकिन कंपोनेंट्स मींस वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेटमेंट्स, और एलिमेंट्स मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग हेड्स, क्या है मेन हेड्स। आप क्या बोलते रहे? यही वर्ड बोलते रहे। इन 5 को क्या कहते हैं? मेरा ख्याल चले, लेकिन उससे डिफरेंशिएशन है। कंपोनेंट्स मीन स्टेटमेंट्स की बात हो रही है, और एलिमेंट्स मींस हेड्स की बात हो रही है। तो ये बहरहाल कुछ थोड़ा सा आपको आइडिया है, ये थ्योरेटिकल से थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट। पर इसी तरह एक कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट है, तो ये भी एक नई चीज है। नंबर 10 में आ जाए। नेक्स्ट स्टैंडर्ड जो आपके सिलेबस में, दैट इज IAS 33। आगे क्या लिखा हुआ? असल में ये अर्निंग पर शेयर एक फॉर्मूला है। अर्निंग्स पर शेयर बनाएंगे, बताएंगे क्या फॉर्मूला बनेगा। अर्निंग्स मैथमेटिक्स से अप्लाई करें, अर्निंग्स पर शेयर। अगर अर्निंग्स उठाई जाए और किससे डिवाइड कर दी जाए, तो अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। और यहाँ अर्निंग्स का मतलब लिख लें जरा, नेट प्रॉफिट। अगर बिजनेस का नेट प्रॉफिट उठाया जाए और नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर दिया जाए, तो जो फिगर सॉल्व होगी दैट फिगर इज कॉल्ड एज अर्निंग्स पर शेयर। लेट्स अज्यूम अगर बिजनेस का नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपया है और बिजनेस के 10,000 शेयर्स हैं। 1 लाख क्या अज्यूम किया मैंने? नहीं, अभी 1 लाख नेट प्रॉफिट है सपोज, 10,000 शेयर्स हैं। आंसर क्या आएगा? सिंपल कैलकुलेशन करें जरा सर, प्लीज कैलकुलेशन कर लें सर प्लीज। कैलकुलेटर्स अगर आज नहीं भी बढ़ा है तो कल काइंडली कोशिश करें, कैलकुलेटर के बगैर अकाउंटेंट मुश्किल में आ जाता है। वैसे तो आई होप कि सिंपल कैलकुलेशन है। क्या आंसर आएगा? व्हाट इज दिस? 10 रुपीज पर शेयर इज कॉल्ड एज अर्निंग पर शेयर। इसकी एक एब्रीविएशन भी यूज की जाती है, EPS। EPS स्टैंड्स फॉर अर्निंग्स पर शेयर। इससे पता क्या चला इस कैलकुलेशन से कि एक शेयर पे कितने रुपए प्रॉफिट कमाया। आपका जो FA1 का जो सिलेबस है, ये सारा कंपनीज के एंगल से है। आपने अपनी इनिशियल स्टडीज में पढ़ा होगा कि बिजनेस करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 एक सोल प्रोप्राइटर, नंबर 2 पार्टनरशिप, और नंबर 3 कंपनी बना लें।
میرا خیال ہے کہ پارٹنرشپ آپ کے سلیبس میں نہیں تھی یا تھی، لیکن وہ تھی ہو گیا، سول پروپرائٹر اور پارٹنرشپ اب تھی ہو گیا. اب آپ کے سلیبس میں F1 F2 آنورڈز ساری ڈسکشن کمپنیز کے اینگل سے، اور کمپنی میں جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں ان کے پاس شیئرز ہوتے ہیں اور ان کے شیئرز کی بیس پہ ارننگ کیلکولیٹ ہوتی ہے. تو یہ جو ریشو ہے، اسٹاک ایکسچینج کا بھی ورڈ سنا، اسٹاک ایکسچینج جہاں شیئرز ٹریڈ ہو رہے ہوتے ہیں، یہ جو ریشو ہے شیئر ہولڈرز اسٹاک ایکسچینج میں اس کو بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں. وہ اس ریشو آف دا کمپنی کو، اس ای پی ایس کو دوسری کمپنیز کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، اور پھر جس کمپنی کی ای پی ایس زیادہ ہو اس کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہوں گے یا کم دیتے ہوں گے؟ تو جس کمپنی کی ای پی ایس زیادہ ہو پھر اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ریشو بہت زیادہ امپورٹنٹ ان سینس کہ اسے شیئر ہولڈرز امپورٹنس دیتے ہیں. دیر فور اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے پورا ایک اسٹینڈرڈ بنا ہوا ہے کہ اس کی کیلکولیشن میں نے تو آپ کے سامنے ایک بالکل سمپل سی ورکنگ کر دی ہے، لیکن پروفٹ کیسے کیلکولیٹ ہونا ہے، شیئرز کون سے لینے ہیں، اس کو سارا اسٹینڈرڈائز کیا ہوا ہے. تو اسٹینڈرڈ میں ای پی ایس انشاءاللہ کیلکولیٹ کرنا سیکھیں گے. اگر ڈیٹیلز نہ ہو، زیادہ ڈیپس نہ ہو، تو یہ سمپل کیلکولیشن ایسے ہی ہے، نیٹ پروفٹ اٹھائیں ڈیوائڈ بائی نمبر آف شیئرز کر لیں. لیکن اگر شیئرز میں انکریز آ جائے، پروفٹ کی جگہ لاس ہو جائے، پھر کیسے ورکنگ ہونی ہے؟ بیکاز آف دا امپورٹنس آف دس ریشو ایک پورا اسٹینڈرڈ ہے جو صرف ای پی ایس کی کیلکولیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور شاید ہمیں پڑھتے اور سمجھتے ہوئے اسے مے بی ہفتہ 1.5 ہفتہ 10 دن شاید اسی کیلکولیشن میں لگ جائیں گے. میری ویسے انیشلی کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ ساری ڈسکشن ہماری کمپنیز کے اینگل سے ہے، اینڈ جو کمپنیز میں جو اونرز ہوتے ہیں، اونرز آف دا کمپنی آر کالڈ ایز شیئر ہولڈرز، ان کے پاس شیئرز ہوتے ہیں. اب یہ ڈیفینیٹلی شیئرز کا بھی آپ کو آئیڈیا پہلے نہیں ہوگا، آپ نے کمپنی لا تو نہیں پڑھ رہا ہوگا، کمپنی تو آ گئی ہے نا ابھی، تو کمپنی کا بھی انفارمیشن ہے کہ کیا ہوتی ہے، انشاءاللہ وہ سب کچھ میں آپ کو خود دوں گا. شیئرز کیا ہوتے ہیں، لمبی بحث ہے، تو انشاءاللہ یہ ڈسکشن سٹارٹ تو ہو جائے گی لیکن انجوائے کر سکتے ہیں. اچھا، جو F1 ہے بیٹا وہ اتنا اس طرح سے ٹف نہیں ہے، ان سینس کہ انٹرو میں آپ نے بیسکس پڑھ لی ہیں، سارا ڈیبٹ کریڈٹ وہی ہے، لیجر ٹرائل فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ورڈ یہ وہی ہے. ہاں کاسٹ والے جو کلاس میں حضرات تھے وہ ذرا نئی چیز ہے، اس میں آپ کے پاس پہلے بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اس لیے اس میں ڈیفینیٹلی ذرا زیادہ تھوڑا سا ایفرٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے. F1 ہوپفلی آپ کو چیزیں سمجھنے میں کوئی انشاءاللہ ایشو نہیں ہوگا. باقی ڈیفینیٹلی کیونکہ چیزوں سلیبس کی ڈیپتھ زیادہ ہوتی ہے، پریکٹس تو کرنی ہے، ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، وہ اپنی جگہ چیزیں ہیں. لیکن ایز کمپیئرڈ ود کاسٹ اکاؤنٹنگ جو زیادہ پڑھ رہے ہیں، زیادہ پرابلم کاسٹ اکاؤنٹنگ میں اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کی پہلے آپ کے پاس کوئی بیس نہیں ہے. تو اٹ ڈزنٹ ریلی مینس کہ F1 بہت سمپل ہے، لیکن کمپیریٹیولی اسپیکنگ F1 میں انشاءاللہ ایشو ہونا نہیں چاہیے. F1 اگر ساتھ ساتھ کر لیں تو وہ آپ کو محسوس ہوگا کہ پیچھے سے جو پچھلی چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں اس کے ساتھ لنک اسٹیبلش ہو جاتا ہے. تو بہرحال جو حضرات دونوں اکٹھا پڑھ رہے ہیں، آپ کو زیادہ ایفرٹ جو ہے وہ کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ میں ریکوائرڈ ہوا کرے گی. ہاں کتنی زیادہ ریکوائرڈ ہوا کرے گی وہ بھی میں انشاءاللہ خود آپ کو بتایا کروں گا، لیکن آپ سب لوگوں سے یہی ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ انشاءاللہ میرا ساتھ ضرور دیں گے. میرا ساتھ دینے کا کیا مطلب ہوا جی؟ میرا ساتھ دینے کا نمبر 1 مطلب یہی ہوا کہ انشاءاللہ کلاس میں ٹائم پہ آیا کریں گے. باقی جو کاسٹ والے حضرات ہیں جلدی سے باقی چیزیں بھی گن دیں یا بھول گئی ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے 2 کان بھی اس لیے شاید دیے ہیں، ویسے کیوں دیے 2 کان؟ نہیں اس لیے دیے ہیں کہ ہر طرح سے آواز سن لیں یار، اور کوئی مقصد نہیں ہے. ہاں لیکن بہرحال نوجوان ایویلویٹ کر لیتا ہے، اگر ایک بات ایک کان سے جائے صحیح نہ ہو تو فوراً نکال دیں، لیکن اگر اللہ کرے مشکل ہونے کا علیحدہ بحث ہے اور صحیح ہونے کا علیحدہ بحث ہے. یہ ایک ہی چیز ہے، جو چیز مشکل ہے وہ غلط ہے، جو چیز آسان ہے وہ صحیح ہے. اگر یہ میری اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہوتی تو آپ سی اے آسان ہے، اس لیے آپ لوگوں کو زندگی میں چیلنجز پسند ہیں. اگر آپ کو یقین ہے تو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. جب آپ نے سی اے اسٹارٹ کیا ہوگا تو میرا نہیں خیال کوئی ملا ہوگا جس نے کہا ہوگا یار بڑا آسان ہے، کر لے سوائے آپ کے. میرے جیسے کئی ملے ہوں گے جنہوں نے ڈرایا ہوگا، لیکن آپ نے کہا کچھ نہیں ہوا کیونکہ آپ ڈیسنٹ لوگ ہیں. آپ نے کہا یار بزرگ ہے، لیکن آپ کے دل میں یہ ضرور آیا ہونا کہ یار یہ خود پڑھتا نہیں ہوگا تو یہ چاہتا میں نہ کروں.
تو میں تو پڑھنے والا ہوں، یہ میں آپ کے بہاف پہ کہہ رہا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو ابھی اسٹیٹمنٹ یاد ہے. تو سمپل سا تو ہے، الحمدللہ پی آر سی ہو گیا ہے اور یہ کیب بھی ہو ہی جائے گا. پرابلم یہ ہے سی اے کا، جس طرح فار ایگزامپل اگر آپ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیں تو میرا خیال اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہو جائے گا. سی اے میں ذرا بولیں ذرا، سی اے رجسٹریشن اگر کروا لی ہے تو نہیں بولا جا رہا ہے ویسے ہو ہی جائے گا، پھر نہ جائے گا. آئی کیپ نے کوئی ترس نہیں کھانا اور نہیں کھانا چاہیے. یہ پرابلم یہ ہو نہیں جائے گا، انشاءاللہ کر لیں گے. ہاں زیادہ مطلب فرعون بھی نہیں بننا، کر لوں گا، رب کو ساتھ انشاءاللہ ملا لیں گے، ماں جی کی دعائیں ہوں گی. لیکن صرف انشاءاللہ بھی نہیں، یہ مسئلے ہیں. انشاءاللہ کے بعد بھی کچھ ہے. اچھا خود کیا کروں گا، بس ماں جی سے کہوں گا دعا کریں اور بعد میں کہوں گا ماں جی کی دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی. اپنی انشاءاللہ بیسٹ ایفرٹ کروں گا اور اس کے بعد باقی اللہ مالک. ٹھیک ہے سر، ایسے ہی ہونا چاہیے. تو واٹ از دا میننگ آف بیسٹ ایفرٹ؟ نہیں، واٹ از بیسٹ ایفرٹ کا مطلب کیا ہے؟ بیسٹ ایفرٹ کیا ہوتی ہے؟ بیسٹ ایفرٹ اپنی طرف سے بیسٹ ایفرٹ کہ جو میں کر سکتا ہوں میں انشاءاللہ کروں گا. ہاں ڈیفینیٹلی میں سونا نہیں چھوڑ سکتا، میں انسان ہوں، مجھے سونا ہی ہے. ہاں مجھے کتنا سونا ہے، میں الحمدللہ نہ کھانا کھانا چھوڑوں گا نہ مجھے ضرورت ہے. تو جو ادروائز میری ضروریات زندگی ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن جو میں ٹائم ویسٹ خدا نہ خواستہ کرتا ہوں وہ میں نہیں کروں. تو بیسٹ ایفرٹ مینس جو میں کر سکتا ہوں. بلکہ میرا خیال ہے میں سینٹنس صحیح نہیں بول پا رہا، ذرا آپ یہ کہیں ذرا، جو میں نہیں آپ میں آپ کو بھی لگ رہا ہے نا میں اپنے میں اینگل سے کہہ رہا ہوں. میرا سینٹنس میرا پورا کر دیں ذرا. جو محلے والا نہیں ساتھ والا، اس کے لیے مشکل ہوگا انشاءاللہ جو ہم کر سکتے ہیں. اچھا ہم بھی آپ نے نہیں بولنا، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ ساتھ والا کرنا چاہتا ہے یا نہیں. اپنی اپنی گیم ہے. جب آپ ایگزام ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں آپ پڑھیے تو ہو ہی گئے، تو وہاں پہ اکیلے ہوتے ہیں، نظر تو بڑے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن انسان اس بھری محفل میں بھی تنہائی محسوس کرے تو اچھا ہے. تو جیسے جیسے آپ سی اے میں آگے بڑھتے رہیں گے یہ تنہائی ہی ریکوائرڈ ہے. بلکہ اور پیچھے جانے سے پہلے آگے جانے سے پہلے پیچھے تھوڑا زندگی میں جائیں. سی اے کی تو دوستیاں بھی بڑی ٹیمپریری سی ہیں. ہوتا ہے پی آر سی کے کچھ لوگ ارد گرد بیٹھے ذہن میں نظر آ رہے ہوں، لیکن وہ کوئی اچھی ڈگری میں چلے گئے ہوں گے. بی پازیٹیو. تو یہ اپنا اپنا ہے، تو ہو نہیں جائے گا انشاءاللہ. کریں سینٹنس پورا کریں انشاءاللہ کر لیں. چلیں جی بسم اللہ آگے کرتے ہیں. جی ای پی ایس کا فارمولا کیا ہے جی لاسٹ ون پڑھیں. اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس فار نان پروفٹ آرگنائزیشن کی ایک ایبریویشن بریکٹ میں بنایا این پی او. جتنی اکاؤنٹنگ آپ نے ابھی تک پڑھی ہے اور ایف اے ون میں بھی پڑھیں گے، زیادہ تر تو اکاؤنٹنگ کا فوکس ہوتا ہے ایسی آرگنائزیشنز جو بزنس کر رہی ہیں. بزنس کس پرپز کے لیے کیا جاتا ہے؟ پروفٹ کمانے کے لیے. لیکن کچھ آرگنائزیشنز ایسی ہوتی ہیں جو اس لیے اسٹیبلش کی جاتی ہیں تاکہ سروسز دی جا سکیں، ویلفیئر کی ایکٹیویٹیز کی جا سکیں. پروفٹ کمانا آبجیکٹو نہیں ہوتا ہے. فار ایگزامپل چیریٹیبل ہاسپٹل ہے تو اٹ از این ایگزامپل آف این پی او ناٹ پروفٹ آرگنائزیشن. ایک ایسا ہاسپٹل جس کا مقصد پروفٹ کمانا نہیں ہے، نیڈی پرسنس کو سرو کرنا ہے، تو دیٹ آرگنائزیشن ول بی کالڈ ایز ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن. اب اگر فار ایگزامپل آپ کسی ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن میں اکاؤنٹنٹ ہو تو کیا وہاں تو کیش انفلوز آؤٹ فلوز ہوں گے؟ ویسے ٹھیک ٹھاک ایسیٹس ہوں گے، اگر چیزیں خریدنی ہیں پیسے نہیں دیے تو لائبلٹیز بھی ہو سکتی ہیں. تو اب نان پروفٹ آرگنائزیشن میں پھر اکاؤنٹنگ کیسے ہوتی ہے؟ تھوڑا سا پھر ڈفرینس ہو جاتا ہے، کچھ ٹرمینالوجی کا ڈفرینس ہو جاتا ہے. تو اگر کسی نان پروفٹ آرگنائزیشن میں آپ اکاؤنٹنٹ ہو تو وہاں کی اکاؤنٹنگ پھر انشاءاللہ ہم ایک ٹاپک میں ڈسکس کریں گے جو ایک اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز بنے ہوئے این پی او کے بھی، تو اس کا بھی ایز این اکاؤنٹنٹ آپ سے ریکوائرڈ ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے. یہ بھی بڑے بلینز کے اس میں فنڈ ریزنگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. فنڈ ریزنگ وغیرہ سنا یہ، بلکہ ایڈز لگے ہوتے ہیں رمضان کے مہینوں میں زکوٰۃ دیں. اب ہاں ایک اکاؤنٹنٹ بنے اب جو زکوٰۃ کے پیسے آ رہے ہیں یا کسی نے اکوپمنٹ دے دی ہے اس کی بھی اکاؤنٹنگ ہونی ہے. پھر اس کی بھی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اس لیے بننی ہے تاکہ جن لوگوں نے پیسے دیے ہیں انہیں دکھایا جا سکے کہ ان کے پیسوں سے کیا کیا گیا ہے، کتنے ایکسپینسز ہوئے ہیں،
कितने एसेट्स पड़े हैं। तो जिस तरह किसी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काउंटिंग की जरूरत पड़ती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी काउंटिंग की जाती है, लेकिन वहाँ क्योंकि प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, इसलिए थोड़ी सी ज़रा टर्म्स का डिफरेंस होता है, लिखने का ज़रा डिफरेंस आ जाता है, तो इसलिए उसके फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही अलग बने हुए हैं जो इंशाल्लाह फिर एनपीओ के स्टैंडर्ड में डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने आपके सामने एक ज़रा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन रखा है। द ओनली पर्पज इसके शायद कुछ हमें टॉपिक्स का शायद नाम ही पता चल जाए। फाइनली एक छोटा सा ज़रा काम ये भी कर लेते हैं ज़रा कि इनमें से कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो ज़रा टाइम कंज्यूमिंग है या बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स हैं। तो नंबर 2 पे आ जाए ज़रा, जिनमें ज़रा ज़्यादा टाइम लगेगा, बड़े बड़े सवाल आते हैं, कुछ इस तरह से कह लेते हैं। एक तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, जिस तरह स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है पूरा पेज, उसी तरह ये भी एक फिर 15 से लेके 20 मार्क्स के दरमियान भी क्वेश्चन आता है। नंबर 4 में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में रिवैल्यूएशन मॉडल, जो आपने पहले नहीं पढ़ा, वो भी एक मेन चीज़ है। IAS 20 छोटा सा ही है, इसमें कोई इतना मसला नहीं है, बोरिंग कॉस्ट भी इतना बड़ा नहीं है, इम्पेयरमेंट भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ये भी मिक्स हो जाता है IAS 16 के साथ। EPS बड़ा स्टैंडर्ड है IAS 33। NPO में भी काफ़ी मसले हैं। एक इसमें लिखा नहीं हुआ है, नंबर 12 जरा खुद से जरा ऐड करना, इसमें प्रिंट नहीं हुआ सही। एक रेशियो एनालिसिस भी है, रेशियो एनालिसिस जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं तो फिर उसे इंटरप्रेट किया जाता है। एक कंपनी की अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके सामने आए तो क्या इस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रही या इसकी परफॉर्मेंस खराब रही, ये भी आप एक अकाउंटेंट से एक्सपेक्टेड है कि आपको पता होगा। तो उसके लिए फिर कुछ रेशियोज कैलकुलेट की जाती हैं और फिर उसको कंपेयर किया जाता है पिछले सालों की रेशो से और दूसरी कंपनीज की रेशो से, ताकि कंपैरिजन हो सके कि हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस प्रीवियस ईयर्स के एंगल से और कंपेटिटर्स के एंगल से कैसी जा रही है। तो फिर उसकी बेस पे एडवाइस अगर किसी को देनी पड़ जाए तो ये भी आपके सिलेबस का एक पार्ट है, और ये भी फिर बड़ा सा इसमें भी क्वेश्चन बन जाता है। बाकी मैं उसकी डेप्थ में नहीं जा रहा भी, क्योंकि इसमें बहुत सारी रेशोज कैलकुलेट होती हैं, या ब्रैकेट में बस इस तरह से लिख लें, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसी की रेशियो एनालिसिस में। यकीनन सर सीए की स्टडीज आसान तो नहीं कहा जा सकता है, बी रियलिस्टिक, चैलेंजिंग है। सिर्फ प्रॉब्लम आता है जब रेगुलरिटी ना इंश्योर हो सके। अगर आप रोज का काम, बहुत दफा अपनी बातें पहले भी सुनी होंगी, जस्ट एक रिमाइंडर के तौर पे आपके सामने बातें कर रहा हूँ, रोज का काम अगर रोज किया जाए, छुट्टी ना हो, इंटेंशनली छुट्टी ना हो। देखिए इंसान है, प्रॉब्लम सबके साथ हैं, किसी वजह से हो सकता है, लेकिन इंटेंशनली अपनी सुस्ती की वजह से आज रहने देता हूँ यार, सैटरडे है, कोई मसला नहीं है, ये सैटरडे हो, बल्कि दूसरा मैं वर्ड अभी नहीं लगाना चाहता, या वो हो, ये मतलब अल्लाह करे वैसे कभी आपको महसूस हो कि मुझे शायद पढ़ाने का शौक है, लेकिन ये बिल्कुल बात गलत है। हम सिर्फ इसलिए एक दूसरे के साथ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमने आई कैप के हॉल जाना है, और आई कैप के हॉल के डायनेमिक्स अभी आपको अंदाज़ा नहीं है। आप सारे F1 के स्टूडेंट्स हैं, विच मीन्स कि अभी आपने PRC मीन्स MCQs में आई कैप के हॉल का चक्कर लगाया। कैफ लेवल पे आई कैप के हॉल का एक दफ़ा जब चक्कर लग जाता है तो मैं को डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन वो 3 घंटे इंसान को मेच्योर कर देते हैं। हमारा पहला एक्सपीरियंस होगा ज़िंदगी का, एक ऐसा पेपर सामने आएगा जिसमें कोई चॉइस नहीं है। MCQs आ गए हैं आपके सामने, लेकिन वो MCQs की हद तक चॉइस नहीं थी। हम अगर FSC के बैकग्राउंड से हैं, या मेरे ख्याल है किसी भी बैकग्राउंड से होंगे, मेजोरिटी FSC होगी और शायद प्री मेडिकल ही हो या प्री इंजीनियरिंग हो, 10 में से शायद 5 ही होते हैं अभी तक उन पेपर में। FSC में चॉइस होती है ना अभी, वो चॉइस, फिर वो चॉइस के साथ गेस भी होते थे, वो टीचर्स ने जिन जिन टॉपिक्स में बताया उन्हीं में से आ गए, उनमें से भी फिर चॉइस। तो ना यहाँ को गैस लग सकता है, क्योंकि आई कैप भी 6 महीने बैठ के ही देखता है कि बच्चों ने क्या गैस लगाया है, और वो क्योंकि पुराना है इसलिए उसका गैस जीत जाता है। तो हम ना कोई सिलेबस छोड़ने की पोजीशन में है, ना टॉपिक छोड़ा जा सकता है, चॉइस भी कोई नहीं है, 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, उनमें से फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो बहुत चैलेंजिंग पेपर होता है। जो रिक्वायर्ड है वो ये है कि हमें भी अपने आप को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है, और हमें सबसे पहले अपने आप को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना, दैट इज कि हमें रूटीन अपनी सही करनी है।
और इंशाल्लाह अगर आप रूटीन सही कर लेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि क्योंकि चीज़ें लिंक्ड हैं, मतलब जो भी टॉपिक होगा नंबर 1 उसके साथ नंबर 2 उसके साथ लिंक्ड होगा। अगर आप रेगुलरली साथ साथ पढ़ रहे होंगे तो फिर इंसान पढ़ते भी मजा आता है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन आपने शुरू किया और वो हो ही नहीं रहा है, उसे डिसअपॉइंटमेंट होती है, वो छोड़ दिया, अच्छा दूसरा करता हूँ, वो भी नहीं हुआ। लेकिन अगर हमने साथ साथ चीज़ें की होंगी तो इंशाल्लाह क्वेश्चंस भी हो रहे होंगे और फिर वहीं से कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है और आगे पढ़ने को भी दिल करता है। तो सिर्फ मेन इशू ये आता है कि हमारी रेगुलरिटी उस तरह से नहीं होती जो होनी चाहिए। छुट्टी आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको खुदा न खासा तंग करना मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है। जो भी पढ़ाऊंगा, पढ़ा रहा हूँगा, जिस टाइम बुला रहा हूँगा, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो ज़रूरत है। अदरवाइज खुदा न खासा बिल्कुल तंग करना मेरा मकसद नहीं है। लेकिन आई कैप बहुत ज़्यादा तंग करता है और उस तंगी से बचने के लिए, वो 3 आवर्स या 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स की तंगी है, उससे बचने के लिए फिर एफर्ट करनी पड़ती है। विदाउट एफर्ट टाइम वेस्ट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये जिंदगी में जो वक्त है, ये 6 मंथ्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर वैसे ही सीए के हवाले से नेगेटिव परसेप्शंस भी हैं, इंसान खुद भी नेगेटिव हो जाता है। एक सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ना क्लोज टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरा ख्याल इम्पॉसिबल है। वो लगता है ऐसे जैसे मुझे आता है, लेकिन उसे दोबारा फिर पढ़ना पड़ता है, तो वो तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। कितने लोगों की ये फर्स्ट अटेम्प्ट है? जज़ाकल्लाह, लेकिन आइंदा से ये नहीं कहना आपकी फर्स्ट ही होगी, लेकिन क्या कहना है ये आपकी लास्ट अटेम्प्ट है, क्योंकि फर्स्ट के बाद कौन सी आती है? फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड, ये तो सिलसिला शुरू हो जाता है। लास्ट के बाद तो यकीनन आपकी फर्स्ट है, लेकिन किस तरह से इसे परसीव करना है, ये लास्ट है। सॉरी, आई होप कि मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ जो कह रहा हूँ। कर लूंगा, अब अल्लाह माफ करे, दोबारा देख, ये भी वर्ड कभी देख लूं, पेपर देखा नहीं जाता है, आपने देखा कभी नहीं इसलिए मैं सही बता नहीं सकता। फिर वहां नहीं देखा जाता है, वक्त गुजर जाता है, फिर डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं और डिसअपॉइंटमेंट के रिजल्ट में सब डिस्टर्ब होता है। दोबारा एक चीज को पढ़ना इम्पॉसिबल ही है। लगता ऐसे आता है, लेकिन मजबूरन किताबें खोलनी पड़ती हैं। तो उस चीज से बचने के लिए, उस अजियत से बचने के लिए सब लोगों की प्लीज ये पहली अटेम्प्ट नहीं है। इट शुड बी कंसिडर्ड एज कि मेरी पहली और आखिरी, चले पहली कह लेते हैं ताकि अच्छा भी लगे, लेकिन पहली और आखिरी अटेम्प्ट है, इसलिए फौरन दूसरा सेट अपने सामने रखें। एक और सेट भी आपके पास है, तो मेरी बात से अगर आप कहीं इधर उधर गए हैं तो फौरन वापस भी आ रहे हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स सब साथ हैं जी प्लीज। ये मुबीन आवाज वगैरह तो ठीक है ना यार? इधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं ना आ रहा, इन्हें इधर बता दो कि रिस्पॉन्स का अगर आइडिया नहीं है इनका, मैं इधर मैसेज वगैरह करता हूँ। चले सर, हम अपनी ये जो डिस्कशन है कोशिश करेंगे कि वहीं से शुरू करें जहाँ से आपको पहले आइडिया है। मीन्स प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं और आज कोशिश करेंगे कि जो पहले अपनी चीज़ें ज़िंदगी में पढ़ी हुई हैं थोड़ी सी ज़रा उसी की रिवीजन हो जाए। तो ज़रा पेन हाथ में रख लें। लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ IS-16। क्या है जी IS-16? ना हेडिंग क्या है उसकी, नाम क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसकी एक एब्रीविएशन बनी हुई है PPE, लेकिन वो जस्ट लिखने के लिए हमेशा क्या बोलें, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आए जरा इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। These are those, ढूंढने वर्ड्स, अंडरलाइन करें, टेंजेबल आइटम्स। पेन रख लें हाथ में, तो थोड़ा सा इस पेज से हेल्प ले लेते हैं, जहां जहां जरूरत पड़ेगी फिर मैं फर्दर लिखता हूँ। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट उन टेंजेबल आइटम्स को कहते हैं। पहले तो टेंजेबल पे रुक जाए जरा। असल में एक वर्ड और भी यूज होता है, इनटेंजेबल। इनटेंजेबल चीजें वो होती हैं जिनके फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो। मसलन आपके पास मोबाइल्स हैं, आपके मोबाइल्स में कोई सॉफ्टवेयर है, मोबाइल टेंजेबल है या इनटेंजेबल है? मोबाइल तो नजर आ रहा है, उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर है, कोई है सर फॉर एग्जांपल? तो वो जरा सॉफ्टवेयर दिखाएं कहाँ है। उसका आइकन तो एक बना हुआ है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर अगर मैं आपसे कहूँ कि यार जरा निकाल के मुझे दे दें, तो आई होप कि हमारे ताल्लुकात इतने बुरे नहीं हैं, आप दे नहीं पाएंगे, हम शेयर कर लेंगे शायद। तो सॉफ्टवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ इनटेंजेबल। तो इनटेंजेबल्स अभी आपके सिलेबस में तो नहीं है, उसका एक अलग स्टैंडर्ड है IS-38,
लेकिन जस्ट मैंने आपको जरा टेंजिबल समझाने के लिए इंटेंजिबल का आइडिया दिया। टेंजिबल मीन्स जो फिजिकली चीजें एग्जिस्ट कर रही होती है, इन अदर वर्ड्स इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। लैंड टेंजिबल है? कैसे पता चला? सोचा है फिजिकली, बिल्डिंग, मशीनरी, तो टेंजिबल चीजों की बात हो रही है। फिलहाल इनटेंजिबल्स में एक सिर्फ सॉफ्टवेयर की एग्जांपल ध्यान में रखना। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? इट इज एन एसेट, इट इज एन एसेट, लेकिन इट इज नॉट टेंजिबल। तो हम IAS 16 में सॉफ्टवेयर्स की बहस नहीं कर रहे, हम IAS 16 में सिर्फ किन आइटम्स की बहस कर रहे हैं? टेंजिबल, जो सबसे पहले टेंजिबल हो, आगे आए, और फिर उनमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो, हेल्ड फॉर यूज हो, बोल्ड भी है वर्ड्स, अंडरलाइन भी करना है। ऐसी टेंजिबल आइटम्स जो हेल्ड फॉर सेल ना हो। अगर हेल्ड फॉर सेल हो तो फिर वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं। अगर आपने बेचने के लिए रखी हुई है तो फिर आप इन्वेंट्रीज वाले स्टैंडर्ड में जाएंगे। हाँ, अगर वो यूज के लिए हैं तो फिर IAS 16 की पहली लाइन अप्लाई हो रही है। फिर यूज कहाँ कहाँ हो सकती है ये चीजें? प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स, फैक्ट्री में हो सकती है इस्तेमाल, या बेचने के लिए एसेट इस्तेमाल हो सकते हैं, सॉरी जिन जगहों पे चीजें बिकनी है वहां इस्तेमाल। बस फॉर एग्जांपल सेलिंग डिपार्टमेंट है कोई, सेलिंग डिपार्टमेंट का क्या मतलब होगा? सेलिंग डिपार्टमेंट एक ऐसा एरिया जहां पे वो एम्प्लॉइज बैठे हुए हैं जो चीजें बेचते हैं। अगर वहां फर्नीचर है तो क्या वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है? अगर यूज हो रहा है, फर्नीचर बेचना नहीं है, वो एम्प्लॉइज बेचारे कुर्सियों पर बैठे हैं, टेबल उनके सामने पड़ा है, इस्तेमाल के फर्नीचर बेचने वाले नहीं है। वो लोग जो सेलिंग डिपार्टमेंट में हैं, वो जो एसेट्स यूज कर रहे होंगे वो भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। फैक्ट्री में मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं, सेलिंग डिपार्टमेंट में एसेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, मीन्स उसे एसेट इस्तेमाल हो रहे हैं, कहाँ कहाँ हो सकते हैं? फैक्ट्री में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, सेलिंग डिपार्टमेंट में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, और आगे लिखा हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस का मतलब हेड ऑफिस में भी इस्तेमाल हो सकता है। हेड ऑफिस किसे कहते हैं? जिस जगह पे आपने एक ऐसा ऑफिस जहां पे आप बिजनेस की एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जहां बिजनेस चला रहे हैं, जहां आपके एम्प्लॉइज बैठे हुए ताकि बिजनेस चलाया जा सके। प्रोडक्शन का वर्ड किसे कवर करेगा? फैक्ट्री को। ये एसेट्स फैक्ट्री में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, सेलिंग डिपार्टमेंट में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, और हेड ऑफिस में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। मेरी बात क्लियर हुई है या कंफ्यूज कर दिया मैंने? ये इस्तेमाल के लिए है, कहाँ कहाँ या कहाँ हो सकते हैं? ये फैक्ट्री में भी इस्तेमाल के लिए हो सकते हैं, हेड ऑफिस में भी इस्तेमाल के लिए हो सकते हैं, और सेलिंग डिपार्टमेंट में भी अगर इस्तेमाल के लिए एसेट्स हैं तो फिर भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो सकता है। नहीं क्लियर हुआ? बताएं क्या समझ आया मैंने? हैं इस्तेमाल के लिए, और कहाँ 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 इस्तेमाल हो सकते हैं? एनी कंफ्यूजन? व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक? हेल्ड फॉर यूज। मेन वर्ड्स वही, हेल्ड फॉर यूज। नंबर 2, फिर सेकेंडली बेटा इनकी लाइफ जो है एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। इनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, ये तो सबको पता है प्लीज। इसीलिए नेक्स्ट लाइन, थर्ड लाइन, इसलिए फिर इनका होता क्या है? दीज एसेट्स आर कैपिटलाइज्ड, इन्हें एसेट के तौर पे डेबिट किया जाता है। मशीनरी अगर खरीदी है और इस्तेमाल करनी है, क्या करेंगे? मशीनरी डेबिट। बिल्डिंग खरीदी है, बिल्डिंग डेबिट, कैश वगैरह क्रेडिट। तो इन्हें कैपिटलाइज किया जाता है, और देन फिर इनको इनकी यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट भी किया जाता है। कोई एक्सेप्शन है इस लाइन की? थर्ड लाइन पढ़े था दोबारा। क्या लैंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है? लैंड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है तब अगर वो हेल्ड फॉर यूज है, लेकिन उसकी डेप्रिसिएशन क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी लाइफ इनडिटर्मिनेबल है, उसकी लाइफ का नहीं अंदाजा है, तो इन्हें बाय डिफॉल्ट कैपिटलाइज किया जाता है, और अगर इनकी लाइफ डिटर्मिनेबल हो तो फिर डेप्रिशिएट किया जाता है। तो इसमें डेप्रिशिएट किसे नहीं किया जाता? लैंड को क्यों नहीं किया जाता? उसकी यूजफुल लाइफ इनडिटर्मिनेबल होती है, ये तो पता है ना प्लीज। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाले एसेट्स को कैपिटलाइज करते हैं,
और अगर उनकी लाइफ डिटर्मिनेबल हो तो उस लाइफ पे फिर उन्हें डेप्रिशिएट करते हैं। एनी कंफ्यूजन? मैंने कोई नई बात कर दी हो जो आपने पहले कुछ और पढ़ा हो? जी मैं रुक रहा हूँ अगर कोई कंफ्यूजन आ रही है ज़हन में। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके? चलो फिर आगे। नेक्स्ट बेटा एक लिस्ट बनी हुई है पॉसिबल आइटम या पॉसिबल एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पढ़े जरा ये चीजें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो सकती हैं। क्या एग्जांपल्स लिखी हुई हैं? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, मोटर व्हीकल्स, कंप्यूटर इक्विपमेंट। ये चीजें कब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होंगी? अगर ये हेल्ड फॉर यूज है और इनकी लाइफ मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड है तो इन्हें फिर कैपिटलाइज किया जाता है और फिर इनकी लाइफ डिटर्मिनेबल हो तो उस पर डेप्रिशिएट करता है। क्या फर्नीचर हमेशा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है? अगर हेल्ड फॉर यूज है तब है, अगर फर्नीचर हेल्ड फॉर सेल है, मशीनरी हेल्ड फॉर सेल है तो फिर उसकी बहस नहीं होगी। चलता जाऊं आगे, चलता जाऊं सर। देन कुछ डेफिनेशंस काइंडली जरा आज रिवाइज कर लेते हैं। देन एक डेफिनेशन लिखी हुई है डेप्रिसिएशन। ये अभी मैं फिगर्स के साथ समझाऊंगा, पहले जरा पढ़ लें जरा। डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है सिस्टमेटिक एलोकेशन। सिस्टमेटिक एलोकेशन के वर्ड्स को अंडरलाइन करना, मैं अभी बताता हूं इसका मीनिंग। Depreciation is a systematic allocation of depreciable amount of an asset over its useful life. इस डेफिनेशन को समझाने के लिए या समझने के लिए पहले जरा अगली दो भी पढ़ लें जरा। डेप्रिशिएबल अमाउंट किसे कहते हैं, नीचे पढ़ें। अगर कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दें तो प्लीज क्या चीज आ जाती है, बोल दें, लफ्ज बोल दें। देन आगे चलें जरा एक मिनट। कॉस्ट किसे कहते हैं? Purchase price and all costs incurred in bringing the asset into as intended by management. कोई एग्जांपल? सिंपल एग्जांपल नहीं, परचेज प्राइस आ गई प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट प्लस वायरिंग कॉस्ट कैरीज इनवर्ड्स। तो सिर्फ परचेज प्राइस नहीं, परचेज प्राइस प्लस ऑल अमाउंट्स incurred to bring the asset into वर्किंग कंडीशन। हम एक एसेट को किस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं उस कंडीशन तक लाने के लिए जो एसेट पे कॉस्ट आती है उसे टोटल कॉस्ट का पार्ट। मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक एसी है, इसकी अगर लेट्स अज्यूम परचेज प्राइस 1 लाख रुपीस है, लेकिन ये 1 लाख रुपीस तो आपने शॉप वाले को देना है जिससे आपने एसी परचेज करना है। फिर उस एसी को आपने अगर ऑफिस लाना है तो लेट्स अज्यूम 2000 रुपीज इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। 1 लाख रुपए का एसी था, 2000 रुपए की सपोज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। देन बेटा फिर इसकी आप वायरिंग करवाएंगे, इसे इंस्टॉल करवाएंगे, लेट्स अज्यूम 3000 रुपए उस पर खर्चा आ गया। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ दिस एयर कंडीशनर? 1,05,000। तो सिर्फ परचेज प्राइस नहीं प्लस ऑल कॉस्ट इंकर्ड टू ब्रिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन। थोड़ा सा मुझे एक आइडिया दे दें, सम टाइम चीजें पाकिस्तान से बाहर से भी परचेज होती हैं जिसे हम इंपोर्ट बोलते हैं। तो आइडिया है उसका? उस केस में फिर एक कस्टम ड्यूटी भी और एक दो चीजें और, कस्टम ड्यूटी भी, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस भी, वो शिपिंग कॉस्ट जो कस्टम ड्यूटी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस भी ऐड हो जाते हैं। रिफंडेबल ऐड होते हैं या नॉन रिफंडेबल? ये आइडिया है इसका थोड़ा सा? तो सिर्फ कॉस्ट मींस परचेज प्राइस की बात नहीं हो रही, परचेज प्राइस प्लस ऑल कॉस्ट व्हिच आर इंकर्ड टू ब्रिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन। फॉर एग्जांपल आपने जर्मनी से मशीन इंपोर्ट की है और आपकी फैक्ट्री सपोज लाहौर में है, तो एक तो वो सप्लायर जो जर्मनी में होगा उसे आप पेमेंट कर रहे होंगे, फिर नॉर्मली गुड्स बाय शिप आती हैं तो पोर्ट तक पहुंचेंगी तो शिप जो फ्रेट होगा कैरिज इनवर्ड्स, फिर फॉर एग्जांपल कराची से लाहौर आनी है इसका भी कैरिज इनवर्ड्स, फिर इंस्टॉलेशन है, वायरिंग है, टेस्टिंग है, ये सारे खर्चे जो जर्मनी से सप्लायर से लेके आपकी फैक्ट्री में इंस्टॉलेशन तक के हैं वो सारे जब ऐड होंगे तो दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड एज एडेड अमाउंट, द फाइनल अमाउंट विल बी कॉल्ड एज योर कॉस्ट ऑफ दैट एसेट। एनी कंफ्यूजन? बाकी मैं भी इंपोर्ट्स की ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैंने जस्ट आपको उससे पूछा है ताकि मुझे ज़रा आइडिया हो जाए। इंशाल्लाह जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फर्दर ये इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इनकी भी इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट हम पढ़ रहे थे,
क्या लिखा हुआ था फॉर्मूला सेकंड लाइन में? कॉस्ट समझ आ गया सबको? रेजिडुअल वैल्यू की डेफिनेशन भी पढ़े नीचे। अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एसेट एट द, ये तो क्लियर है प्लीज? वो अमाउंट जो हमारा ख्याल है कि यूजफुल लाइफ के एंड पे हमारे एसेट के अगेंस्ट मिल सकती है, मिल गई है या मिल सकती है, तो दैट एक्सपेक्टेड अमाउंट जो मिल सकती है इज कॉल्ड एज रेजिडुअल वैल्यू। एक जरा यूजफुल लाइफ के पढ़ लें। यूजफुल लाइफ इज अ पीरियड ओवर व्हिच एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड बाय, अच्छा एंटिटी का मतलब सिंपली बिजनेस है, बिजनेस को एंटिटी भी बोल दिया जाता है जिसकी आप अकाउंटिंग कर रहे हो। अच्छा अब ये जो चार डेफिनेशन आई हैं, डेप्रिसिएशन, डेप्रिशिएबल अमाउंट, कॉस्ट, रेजिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ, बल्कि 5 ही होगी शायद। इनको समझने के लिए जरा एक सेकंड बोर्ड पे एक एग्जांपल पहले देखें, फिर आपने कहाँ लिखनी है वो प्लीज बात में, जरा जस्ट अ मिनट। लेट्स अज्यूम बट आपने एक मशीनरी परचेज की है, और उसकी कॉस्ट है सपोज 5 लाख। सपोज यू हैव परचेज्ड अ मशीनरी फॉर ₹5 लाख और 1 जनवरी 2022 पे सपोज मशीनरी परचेज हुई है, तो 5 लाख is suppose cost of this machinery. The double entry on the date 1st January 2022 would be machinery debit and cash credit. एक एसेट के तौर पे हमने इसे कैपिटलाइज कर लिया। देन सपोज इसकी यूजफुल लाइफ 5 इयर्स है। 5 इयर्स क्या अज्यूम किया मैंने? एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। अगर 2022 पे हमने खरीदा है और 5 इयर्स यूजफुल लाइफ है, तो 5 साल जरा पूरे करें। 31 दिसंबर 2022 पहले आ जाएगा, ठीक है सर? 23, 24, 25, 26, तो 31 दिसंबर, प्लीज 5 साल सबने गिल दिए सर। 31 दिसंबर 2026 तक इसका मतलब इसने इस्तेमाल होना 5 इयर्स, ठीक है प्लीज? अब आपने बेटा इन 5 सालों में अगर इस मशीन को इस्तेमाल करना है, यूज करना है, तो इन 5 इयर्स में फिर आपने इसे डेप्रिशिएट करना है। तो अगर आपने डेप्रिशिएट करना है तो फिर आपको यूजफुल लाइफ का अंदाजा भी होना चाहिए था, जो मैंने 5 इयर्स अज्यूम किया है, और सेकेंडली आपको रेजिडुअल वैल्यू भी एस्टिमेट करनी है। ये किस दिन खड़े होकर, डेट बताएं जरा, किस दिन खड़े होकर रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेट करनी है? शुरू में, एंड में? एस्टिमेट हमने शुरू में करनी है, एक्सपेक्टेडली इसने मिलना कब है? एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। लेट्स अज्यूम हमारे ये अंदाजा है, एस्टिमेट है कि 5 साल बाद इसकी रेजिडुअल वैल्यू होगी सपोज 50,000। आज कितने का खरीदा हमने? और लेट्स अज्यूम हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मशीनरी 5 साल बाद 50,000 रुपए की रह जाएगी और उस वक्त हम इसे 50,000 पे बेच सकेंगे। अब जरा फिगर्स पे अगर हम गौर करें तो 5 लाख की मशीन आपने आज खरीदी है और 5 साल बाद इसने कितने का रह जाना? तो आज जो 5 लाख की मशीन है उसने 5 साल बाद 50,000 का रह जाना है, तो क्या हम इन 5 इयर्स में इस मशीन को कुछ कंज्यूम करेंगे? हमारे इस्तेमाल की वजह से ये मशीन कितनी कम हो जाएगी? 5 लाख से कम हो जाएगी, या 5 लाख से 50,000 रह जाने की वजह से 4,50,000 कंज्यूम हो जाएगा। हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि हमने इस मशीन को 100% यूज कर लेना। 4,50,000 would be consumed over a period of 5 years before because of the use of the machine during these 5 years. यहाँ तक समझ आता है प्लीज? इसलिए जो सेकंड डेफिनेशन है वो जरा उस पे आए पहले जरा। एक टर्म लिखी हुई डेप्रिशिएबल अमाउंट, क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका? तो व्हाट इज दैट, व्हाट वुड बी द डेप्रिशिएबल अमाउंट इन दिस केस? 5 लाख माइनस 50,000, 4,50,000 is called as depreciable amount. लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेप्रिशिएबल अमाउंट? एक तो इसका फॉर्मूला हो गया ना, कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दें तो डेप्रिशिएबल अमाउंट आ जाती है। लेकिन डेप्रिशिएबल अमाउंट का मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि हमारे ये एसेट यूजफुल लाइफ में कितना कम हो जाएगा। क्या इन अदर वर्ड्स मैं ये कह सकता हूँ ये 4,50,000 5 सालों की डेप्रिसिएशन है। आज एसेट कितने का है? 5 लाख का, कितने का रह जाएगा?
तो ये 5 सालों में कितना कम हो जाएगा? तो जो इस एसेट ने टोटल डिक्रीज होना है या टोटल इसने रिड्यूस होना है, वो टोटल वैल्यू डेप्रिशिएबल अमाउंट कहलाती है। तो सेंस समझ आइए प्लीज। अब आए जरा डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन। अब मैं अगर इस डेप्रिशिएबल अमाउंट को यूजफुल लाइफ पे डिवाइड कर दूं, एक वर्ड लिखा होता है एलोकेट कर दूं, तो एलोकेट सिंपली मींस डिवाइड कर दूं। सिस्टमेटिक जो वर्ड लिखा उसका मतलब किसी मेथड से। क्या मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन भी होते हैं? तो जहन में आते हैं? तो मोर देन वन मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन भी हो सकते हैं, उसमें मैं आता हूं बाद में। तो डेप्रिसिएशन का सिंपली मतलब ये है कि अगर आप डेप्रिशिएबल अमाउंट को यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करते हैं, क्या बोला मैंने? डेप्रिशिएबल अमाउंट को यूजफुल लाइफ पे डिवाइड अगर मैं कर दूं, तो जो ईयर वाइज फिगर आएगी, क्या कहा मैंने? वो ईयर वाइज फिगर कहलाती है डेप्रिसिएशन। डेप्रिशिएबल अमाउंट अपने वर्ड्स में बताएं, फॉर्मूला नहीं। डेप्रिशिएबल अमाउंट किसे कहते हैं? जो टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द यूजफुल लाइफ है, टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ यूजफुल लाइफ, ये सही है वर्ड्स मेरे? टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ यूजफुल लाइफ, जस्ट अ मिनट आपके लिए लिख रहा हूं, इंशाल्लाह आप नहीं लिखना, जस्ट अ मिनट। टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ यूजफुल लाइफ इज कॉल्ड एज डेप्रिशिएबल अमाउंट। और उस डेप्रिशिएबल अमाउंट को अगर मैं क्या करूं, बोले यूजफुल लाइफ पे डिवाइड कर दूं, और इस वक्त शायद मैं स्ट्रेट लाइन मेथड में कर रहा हूं डिवाइड, लेकिन और मेथड्स भी हैं, उन पे बात कर लेते हैं। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइड बाय 5 अगर मैंने किया, तो ये जो मेरा 90,000 आया, ये क्या है? तो डेप्रिसिएशन पर ईयर कैलकुलेट होती है, और डेप्रिशिएबल अमाउंट पूरी लाइफ की कैलकुलेट होती है। तो पूरी लाइफ की डेप्रिशिएबल अमाउंट अगर आपने ईयर वाइज कन्वर्ट कर दी है, तो दैट ईयर वाइज अमाउंट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। वर्ड समझ आ रहे हैं प्लीज? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिशिएबल अमाउंट एंड डेप्रिसिएशन? ट्राई 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 प्लीज अपने वर्ड्स में, कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। वो डेप्रिसिएशन जो यूजफुल लाइफ पे होनी है, वो डेप्रिशिएबल अमाउंट है। पूरी यूजफुल लाइफ में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है, वो डेप्रिशिएबल अमाउंट है। ईयर वाइज कितनी 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 होनी है इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। तो व्हाट इज डेप्रिसिएशन इन दिस केस? 90,000। एंड व्हाट विल बी द टोटल डेप्रिशिएबल अमाउंट? 4,50,000। क्या ये हमारा एसेट 5 लाख से कम हो जाना है? 5 लाख वाला अगर 50,000 का रह जाना, इट मीन्स हमारे एसेट ने 4,50,000 से 5 सालों में कम होना है। और अगर उसी को हम ईयर वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो ईयर वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। आई होप कि कुछ समझ आ गया। जरा इसी पेज के नीचे जगह या स्टार्ट पे भी है वैसे, इसी पेज पे फिलहाल बना लें, बाकी अगर रजिस्टर पे बनाना आपकी चॉइस है, लेकिन मेरे ख्याल फिलहाल इसी पेज को जरा कंप्रिहेंसिव करना। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको बेटा बात समझ आ गई? ये मुबीन ने बता दी कर दी? नहीं इधर में, इधर से नहीं होगा, इधर से भी हो जाएगा, एक इधर से भी कर दो कि कैसा है। प्लीज कोई कंफ्यूजन रह जाए तो जरूर बताइएगा। कोई पुरानी चीज को डिफरेंट तरीके से अगर जहन में आ रही है तो अभी क्लियर कर लें। सफ़े गिनने शुरू कर दिए सर, अल्लाह मालिक है सर। सबर आजमा काम है सर, सीए अल्लाह मालिक, टेंशन नहीं लेनी।
जी कोई कंफ्यूजन बड़ा किसी के जहन में हो? एक नज़र आप जरा इंडिविजुअली पढ़ लें, ये जो 4-5 डेफिनेशंस आई हैं, अब वर्ड समझ आते हैं सारे? बाकी ये मेथड्स की मैं बात अभी और करता हूँ, अभी मैं इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन करता हूँ। जी बताएं, अपने वर्ड्स में बताएं, डेप्रिशिएबल अमाउंट का फार्मूला क्या है? प्लीज फार्मूला सुनाएं सर। अपने वर्ड्स में बताएं, रेजिडुअल वैल्यू किसे कहते हैं? पढ़ के जरा बता दें, पढ़ के जरा अपने वर्ड्स में। यूजुअल लाइफ के एंड में जो अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज। मिल गई है या इंशाल्लाह मिल जाएगी? मिली नहीं है, इंशाल्लाह अंदाजा है कि मिल जाएगी। यूजुअल लाइफ किसे कहते हैं? देखते रहे साथ, देखते भी रहे। वो टाइम पीरियड जिसमें हमारा एसेट एक्सपेक्टेड है कि इस्तेमाल हो जाएगा। इनमें दोनों में एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड वर्ड है। एक्चुअल यूजफुल लाइफ तो बेटा तभी पता चलेगी जब एसेट इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हमने साथ साथ जैसे जैसे एसेट यूज हो रहा है उसकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करनी है, इसलिए हमें एस्टिमेट करना पड़ता है कि लाइफ क्या होगी और एंड में कितने पे एस्टिमेटेडली एसेट बिक सकता है। क्या इन एस्टिमेट्स में सब्सिक्वेंटली चेंज आ सकता है? क्या ये हो सकता है कि एक्चुअली हमारा एसेट 50,000 की बजाय किसी डिफरेंट अमाउंट पे सेल हो जाए? वो तो उस वक्त के मार्केट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना। तो इसी तरह यूजुअल लाइफ जब हमने 5 इयर्स अज्यूम कर ली है, इट मे बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द बिजनेसेस इन फ्यूचर। चले मेरे ख्याल आज इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल से शुरू करेंगे, लेकिन अब इंशाल्लाह कल से फिर रेगुलर स्टडी स्टार्ट हो जाएंगी। अपने सब्जेक्ट्स का जो डिसीजन लेना है आपने, कितने रखने हैं, कौन कौन से रखने हैं, बस एक आध दिन में ये फाइनल डिसीजन ले लें, फिर जो भी सब्जेक्ट डिसाइड कर लें उस हवाले से फिर एफर्ट भी शुरू करें। ठीक है, छुट्टियां खत्म हो गई हैं, जितनी होनी थी बस हो चुकी हैं। तो लेट्स स्टार्ट अ न्यू लाइफ फ्रॉम 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 कब से लेट्स स्टार्ट अ न्यू लाइफ, लेट्स स्टार्ट अ चेंज स्टडी लाइफ। कब से? आज से। चले ठीक, बस एक नज़र देखिए आइएगा जो आज पढ़ा हमने। अल्लाह हाफिज़। ये वो बड़ा इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, तो वो चेंज इन एस्टिमेट्स भी हो सकता है, तो वाली इंशाल्लाह IAS 8 में डिस्कस करेंगे। क्लास का टाइम प्लीज 9:30 फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। चेंजेस कुछ ना कुछ हैं, फिर वो नई के साथ कंपेयर कर लीजिएगा। अभी मुझे अंदर एग्जैक्ट आइडिया नहीं, कुछ ना कुछ चेंजेस तो हैं, ज़्यादा मटेरियल नहीं वैसे। ये बुक्स की बड़ा टेंशन ना लें, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीक के स्टार्ट तक इंशाल्लाह बुक्स आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। वो इंशाल्लाह बेटा आसिम 1-2 दिन में जब जरूरत पड़ेगी तो सब शेयर कर देता हूँ। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है प्लीज भाई, ठीक है जिन लोगों ने जाना। ओके जी, गुडविल क्या जी एसेट होता है वो तो, लेकिन F2 में है, ये तो बड़ी डिटेल साइंस है। नहीं वो फिर उधर की साइंस है, F2 में। अल्लाह हाफिज़।